हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा। उसके बाद हमने अल्फा इफेक्ट देखा था। अल्फा इफेक्ट में हमने देखा था कि जिस स्पीसीज में अल्फा इफेक्ट लग रहा है तो अल्फा इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हमने ये भी बात करी थी कि जो अल्फा इफेक्ट होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का पार्ट होता है, बेसिसिटी का पार्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सीखा था कि जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा डोनर एबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, और जितना ज़्यादा पी करेक्टर होगा डोनर एबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे डोनर एबिलिटी का ये ऑर्डर देखा हुआ था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जाता है। हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं और लोन पेयर को काउंट करना होता है। अगर इन दोनों को काउंट करके 4 आ रहा है तो sp3, अगर 3 आ रहा है तो sp2, अगर 2 आ रहा है तो sp। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने बात करी थी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा लोकलाइज्ड भी हो सकता है, डी लोकलाइज्ड भी हो सकता है। लोकलाइज्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे है, डी लोकलाइज्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं। तो जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मोनोप्रोटोनेशन। मोनोप्रोटोनेशन का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, और प्रोटोनेशन का मतलब है प्रोटॉन को ऐड कराना। ठीक है, प्रोटॉन को ऐड कराना। तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करा रखा है, ये प्लस का साइन है, ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड करा रखा है किसको? प्रोटॉन को। ठीक है, अब आप सभी को पता है प्रोटॉन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। प्रोटॉन के पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अब इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये वाला भी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन नंबर 2। और ये नाइट्रोजन नंबर 3 भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो मेरे को ये समझाना है आपको कि ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पर जाएगा। पोजीशन 1 पर जाएगा, या फिर पोजीशन 2 पे जाएगा, या फिर पोजीशन 3 पे जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा लोन पेयर अपने इजीली कौन डोनेट कर सकता है? तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है। ये कैसा है? sp3 है। sp3 कैसे है इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 है। ये वाला नाइट्रोजन कैसा है? sp2 है। ठीक है, और ये वाला नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा क्या है? ये हमारा sp2 है। ये हमारा क्या है? sp2 है। ठीक है, इसको sp3 मत समझना, आगे मैं बताऊंगा कि ये sp3 क्यों नहीं है। ये sp2 है। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इसका मतलब क्या है? ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है ये कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड है। हम इसको लिख भी देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और हम इस पे लिख देते हैं ये जो लोन पेयर है ये कैसे हैं? डीलोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये अपनी जगह से इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, इसलिए ये क्या है? डीलोकलाइज्ड है। अब यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर कैसे हैं? इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इसके लोन पेयर कैसे हैं? लोकलाइज्ड है। और ये वाला नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर भी क्या है? लोकलाइज्ड है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, जो लोकलाइज्ड होता है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो कम हो जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो डोनेट कौन कौन कर सकता है, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है। तो ये वाला नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं कि इजीली डोनेट कौन करेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 2 जो है ये हमारा sp2 होता है, और जो नाइट्रोजन नंबर 1 है ये हमारा sp3 है। तो जिसमें परसेंटेज s करेक्टर कम होगा वो इजीली डोनेट करेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर मैंने आपको बताया था 25% है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 33.33% है। तो परसेंटेज एस करेक्टर नाइट्रोजन नंबर 1 पर कम है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन 1 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट किए जाएंगे। तो ये जो प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन नंबर 1 से क्यों अटैच हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये नाइट्रोजन 1 से अटैक होगा। अगर हमारे पास उससे दूसरा प्रोटॉन होता तो फिर वो किससे अटैच होता, वो नाइट्रोजन नंबर 2 से अटैच होता। और अगर हमारे पास फिर तीसरा प्रोटॉन होता तो वो नाइट्रोजन नंबर 3 से अटैच होता। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनोप्रोटोनेशन की। सिर्फ एक प्रोटॉन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रोटॉन है ये हमारा नाइट्रोजन नंबर 1 पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि ये क्लियर है या नहीं है। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। हम ऐड कर रहे हैं H+, ठीक है। H+ के पास आपको पता है वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है, ठीक है। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो इसके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल है। लेकिन डोनेट किसको करेगा, डोनेट एक ही को करेगा, ठीक है। दोनों को डोनेट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे या नाइट्रोजन के लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर तो दोनों के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो क्या है, sp3। sp3 कैसे है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक तरफ कार्बन लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2, लोन पेयर कितने, 1 2, और टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या होता है, sp3, ठीक है। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन भी क्या है हमारा, sp3 है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, और एक क्या है इसके पास लोन पेयर है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 हो गया। और 4 का मतलब क्या होता है, sp3, ठीक है। 4 का मतलब क्या होता है, sp3। तो देखो 4 यहाँ पे एक s और 3 p है, तो एक s 3 p, ठीक है। इनको भी हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 का मतलब होता है sp3। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये वाला भी ऑक्सीजन sp3 है, ये वाला नाइट्रोजन भी क्या है, sp3 है। तो यहाँ से हमें हाइब्रिडाइजेशन से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है, तो ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। तो ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पे अटैच होगा, ये हमारा नाइट्रोजन पे अटैच होगा, ना कि ऑक्सीजन पे। तो मेरे ख्याल से ये वाली स्लाइड, स्लाइड नंबर 32, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पे देखो ये जो H+ है ये कहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है
ये किस न्यूक्लियोफाइल पे जाएगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन नंबर 1 अटैक करेगा या फिर नाइट्रोजन नंबर 2। किस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो H प्लस के वेकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे। तो देखो कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन नंबर 2 का, ये लोकलाइज्ड है। मैंने आपको बताया था कि अगर जो स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो मल्टीपल बॉन्ड का पार्ट है, ठीक है, तो वो जो लोन पेयर होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड है, लेकिन जो नाइट्रोजन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड है, ये इधर को शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 के जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड है। और नाइट्रोजन नंबर 2 के जो लोन पेयर है वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होते हैं, उनकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए नाइट्रोजन नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन हमारे H प्लस पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, डोनेट कर दिए जाएंगे। लेकिन ये तो इजी था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और नाइट्रोजन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। तो आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन नंबर 2 है, नाइट्रोजन नंबर क्या है, 2 है, ये आपका क्या है, sp2 है, ठीक है। आपने किस तरीके से निकाला, यहाँ पे देखो, एक लोन पेयर ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। दूसरा वाला तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, sp2, ठीक है, एक s और दो p। अब नाइट्रोजन नंबर 1 की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये मेरे को बताओ। तो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन नंबर 1 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। तो मैं बता देता हूँ आपका आंसर गलत है। नाइट्रोजन नंबर 1 की भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन ने दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है, और एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है, ठीक है। और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो आप सब यहाँ पे देखोगे, 1 2 3, 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और 1 क्या है, लोन पेयर है। तो इतना देख के आप बोल रहे हो कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, ठीक है। इतना देखने के बाद आप क्या बोल रहे हो, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगी। लेकिन आपका आंसर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन से अटैच है, ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन से अटैच है, और ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। हम हाइब्रिडाइजेशन में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था कि जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, और लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हो गए ना। तो 3 का मतलब क्या हुआ, sp2। तो यहाँ पे जो दोनों कार्बन है, सॉरी दोनों नाइट्रोजन है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ठीक है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट स्लाइड में, पिछली स्लाइड में हमने एक और एग्जांपल लिया था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 3, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। जब ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 तो कार्बन के साथ बना रखे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। या फिर आप नॉर्मली इस तरीके से भी समझ सकते हो
कि अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं, तब भी कॉन्जुगेशन में रहेगा। अगर कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। ठीक है, कोई भी अ, ऐसा हेटेरो एटम है जिसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस शो कर रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ये बताओ, ये हमारा एग्जांपल है ग्वानिन का। ग्वानिन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, जब हम बेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज को पढ़ेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और क्यों होता है, ये हम जब बेस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो H प्लस है, ये नाइट्रोजन 1 पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन 2 पे अटैक करेगा, या फिर नाइट्रोजन 3 पे अटैक करेगा। मतलब अटैक तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो किस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन 1 के जो लोन पेयर है वो H प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेंगे, या फिर नाइट्रोजन 2 के लोन पेयर, या फिर नाइट्रोजन 3 के लोन पेयर। किसके लोन पेयर H प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 या sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, नहीं, sp2। ठीक है, क्योंकि इसके लोन पेयर यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में है, इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। नाइट्रोजन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, क्योंकि इसके भी लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और नाइट्रोजन नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी भी sp2 हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो लोकलाइज्ड है और लोकलाइज्ड को हम काउंट करते हैं, तो एक 1 और ये सिग्मा बॉन्ड 2 और ये वाला सिग्मा बॉन्ड 3, तो 3 आ रहा है, तो sp2 पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो नाइट्रोजन नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। अब यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन नंबर 1 के जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन नंबर 2 के भी लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, लेकिन नाइट्रोजन नंबर 3 के लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी हेटेरो एटम के पास लोन पेयर है और वो हेटेरो एटम किसी मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लोन पेयर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन नंबर 3 के लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, जिसके लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं वो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर सकता है। तो ये नाइट्रोजन नंबर 3 अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रो प्रोटॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो मेरे को ये बताओ, ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में स्लाइड नंबर लिखोगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, और हमें कमेंट कर दोगे, और हम हमारे पास हमसे जितना जल्दी हो पाएगा हम आपके कमेंट का क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर हम प्रोटोनेशन कराते हैं H प्लस यहाँ पे डालते हैं, तो आपको ये बताना है कि ये H प्लस किस नाइट्रोजन पर जाएगा, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3, नाइट्रोजन नंबर 4। ठीक है, किस नाइट्रोजन से ये H प्लस क्या होगा, अटैच होगा, नाइट्रोजन नंबर 4 से, नाइट्रोजन नंबर 3, नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 1। तो ये आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है और कमेंट में आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका क्या रोल होता है, रोल ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर
सॉल्वेंट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सॉल्वेंट होता है ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें पोलैरिटी पाई जाएगी, पोलैरिटी पाई जाएगी। और पोलैरिटी किस में पाई जाती है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है उसमें पोलैरिटी होती है। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उनको हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो, जो वाटर है ये हमारा पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, एरो देखो, ये जो डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, इसका जो एरो होता है, जो जहाँ पे प्लस चार्ज होता है वहाँ पे प्लस साइन आता है, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे क्या आता है, एरो का निशान आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन की तरफ है। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, देखो, डाइपोल मोमेंट एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो नेट टोटल हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या नहीं है, जीरो नहीं है, इसीलिए जो वाटर है ये हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3CN, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, एसीटोनाइट्राइल। अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर क्या आ जाएगा, एरो का निशान आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे क्या आएगा, ये प्लस का साइन आएगा। तो कार्बन हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन अब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम नेट पोलैरिटी की बात करें तो नेट पोलैरिटी की डायरेक्शन इस तरफ को होने वाली है। तो ये कौन सी साइड है, ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड की तरफ क्या होने वाला है, डाइपोल मोमेंट होने वाला है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं, बेंजीन की या फिर CCl4 की। देखो, सबसे पहले यहाँ पे CCl4 की बात कर लेते हैं। CCl4, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, इन तीन क्लोरीन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला क्लोरीन है ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है वो हमारा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही बेंजीन में भी जो है हमारा नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसीलिए बेंजीन भी क्या होता है हमारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो सिमेट्रिक होते हैं, जैसे बेंजीन में सिमेट्री पाई जाती है, जो जिसमें सिमेट्री पाई जाती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्री पाई जा रही है, और यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल सिमेट्री पाई जा रही है। ठीक है, टेट्राहेड्रल सिमेट्री, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, या प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरीके की सिमेट्री पाई जाती है, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसीलिए ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो मेरे ख्याल से सॉल्वेंट कौन कौन से पोलर होते हैं, कौन से नॉन पोलर होते हैं, मतलब कि ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी, और आप खुद भी देख सकते हो इस चीज को। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। तो जो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट के टाइप के बारे में देखा था कि एक टाइप था पोलर सॉल्वेंट, एक था नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हम देख रहे हैं पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। तो यहाँ पे देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन है वो या तो नाइट्रोजन से अटैच होगा या फिर ऑक्सीजन से होगा या फिर फ्लोरीन से अटैच होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट से अटैच होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, दिस सॉल्वेंट आर केपेबल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि वाटर, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, ठीक है, या HF हम बोल देते हैं, ठीक है, HF। एल्काइल हैलाइड मैंने गलत बोल दिया, HF आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में तो RF आ जाएगा ना, एल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। TFA, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये भी हमारा क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। हाइड्रोजन किस किस से अटैच होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है, और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अटैच है। तो इसीलिए ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन एटम है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या मतलब है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनसे अटैच नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, जैसे DMF, ठीक है, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड। तो ये हमारा डाइमेथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है, ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा कार्बन से अटैच है, ठीक है। ऐसे ही Me का मतलब क्या होता है, CH3। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन ना तो नाइट्रोजन से अटैच है, ना ऑक्सीजन से अटैच है, ना फ्लोरीन से अटैच है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Me का मतलब क्या हो गया, CH3, और Me मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये कार्बन से अटैच है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, मतलब किसे कहते हैं, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, स्लाइड नंबर आप लिख के अपना डाउट हमको भेज सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है। रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है, एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, नमक ले रखा है, NaCl। तो नमक को हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल में डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा एल्कोहल है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नमक को डाल रहे हैं, ठीक है। नमक को हम इसमें अल्कोहल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है,
आपको पता है जो नमक होता है वो NaCl होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में क्या होता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ कि जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, Na को, Na पॉजिटिव को या Cl नेगेटिव को। तो आप सबका आंसर क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Na है ये ऑक्सीजन से जुड़ गया है, ठीक है, ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, डोनेट नहीं कर रहा है मतलब कि अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन है, डोनेशन नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन जो है हमारा डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है, और जो हमारा सोडियम है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है हमारा, डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये जो क्लोरीन है, ठीक है, इसको सराउंड कर लेंगे ये डेल्टा पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के चारों तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है हमारा, हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं अगर पूछता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, NaCl में न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट, तो आपका आंसर होगा Cl नेगेटिव, ठीक है। Cl नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इस चीज को समझो, यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल पार्ट हमें पता चल गया है, ठीक है। इसकी कहानी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल की कहानी है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम Na पॉजिटिव की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव। तो सोडियम पॉजिटिव के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे चारों तरफ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, ठीक है, इसके चारों ओर क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या बनाते हैं, तीन वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये पहला वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो सॉरी, वाटर बोल रहा हूँ मैं, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, किसको, सोडियम पॉजिटिव को, ठीक है, क्योंकि हमने अल्कोहल में डाला है ना, तो वाटर नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल। तो Na पॉजिटिव के चारों तरफ क्या आ जाएंगे, अल्कोहल आ जाएंगे, और अल्कोहल का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो इसके सोडियम के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे तीन बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे तीन नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, क्योंकि अल्कोहल में बहुत सारे क्या होंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ये लिक्विड है, अल्कोहल का लिक्विड है, तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और जितने मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, मतलब कि जितने आ सकते होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, सोडियम को सोडियम को घेर लेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी Na पॉजिटिव की बात, ठीक है। अब बात करते हैं Cl नेगेटिव की, ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को आप देखो, इसमें भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रही है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो इसके चारों तरफ भी क्या आ जाएंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और क्लोरीन एटम को, ठीक है, क्लोरीन एटम को क्या करेंगे, घेर लेंगे। 2 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए तीन अल्कोहल मॉलिक्यूल दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे Na पॉजिटिव का और यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव, दोनों का क्या हो चुका है, सॉल्वेशन हो चुका है। इसी इसको जो मतलब कि यहाँ पे जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ गए हैं ना चारों तरफ, सोडियम के चारों तरफ और क्लोरीन के चारों तरफ भी क्या आ चुके हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। तो सोडियम को भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने घेर लिया है, और जो हमारा क्लोरीन है, जो कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसको भी क्या कर लिया है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने घेर लिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा कैटायन वाला पार्ट है और जो हमारा एनायन वाला पार्ट है, इन दोनों का क्या हो चुका है, इन दोनों का हमारा सॉल्वेशन हो चुका है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा अल्कोहल है ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये कैटायन को भी सॉल्वेट कर रहा है, ये एनायन को भी सॉल्वेट कर रहा है। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ड्यू टू द सॉल्वेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ठीक है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटा देता है। ठीक है, डिक्रीज कर देता है, किसकी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बताया है ना अभी, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव के चारों तरफ क्या आ चुके हैं, चारों तरफ अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। ठीक है, इसको घेर लिया है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को यहाँ पे घेर लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो इसके पास लोन पेयर हैं, जो इसके पास लोन पेयर है, जो ये डोनेट कर सकता है, तो ये इतना इजीली डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करने में अब इसको डिफिकल्टी होएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से सॉल्वेशन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मेरे को ये बताओ कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। और दूसरी चीज, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये कैटायन को भी और एनायन को, दोनों को सॉल्वेट करता है, दोनों को सॉल्वेट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, रोल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो रोल ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमने ले रखा है DMF। ठीक है, ये DMF का स्ट्रक्चर होता है। DMF हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। ठीक है, ना तो ये ऑक्सीजन से अटैच है, ना ही ये नाइट्रोजन से अटैच है, और ना ही ये फ्लोरीन से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ना तो नाइट्रोजन से अटैच है ना ही ऑक्सीजन से अटैच है। और यहाँ पे Me2 है ना, दो मिथाइल ग्रुप है, उसमें भी जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी हाइड्रोजन ना तो नाइट्रोजन से अटैच है ना ही ऑक्सीजन से अटैच है, इसीलिए ये जो DMF है ये हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। जब हम नमक को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं, NaCl क्या है, हमारा नमक है, नमक को हम किस में डालते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो Na पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव है, और जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में और Na पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये
Na पॉजिटिव को चारों तरफ से क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, Na पॉजिटिव को चारों तरफ से घेर लेगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो हमारा कैटायन है इसका सॉल्वेशन हो चुका है। ठीक है, कैटायन का सॉल्वेशन हो चुका है। लेकिन जो क्लोरीन एटम है, ठीक है, Cl नेगेटिव, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहली चीज कि जो इंटरेक्शन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये किस पे है, कार्बन पे है। ठीक है, कार्बन पे है। पिछले वाले केस में क्या था, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो किस पे था, हाइड्रोजन पे था। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो NMe2 है, ये बड़ा ग्रुप है। तो ये जो क्लोरीन Cl नेगेटिव है, वो इस पे, इसके पास नहीं आ सकता है। ठीक है, जो क्लोरीन है वो इसके पास नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस जो क्लोरीन है इसका सॉल्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव का सॉल्वेशन नहीं होगा, डू नॉट सॉल्वेट। ठीक है, सॉल्वेशन नहीं होगा। तो Cl नेगेटिव का अगर सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, तो Cl नेगेटिव के चारों तरफ DMF के मॉलिक्यूल भी नहीं होंगे या फिर कम होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल का क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके चारों तरफ सॉल्वेशन नहीं हो रखा है, तो ये इजीली क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका सॉल्वेशन हो जा रहा है, सॉल्वेशन की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का सॉल्वेशन नहीं हो रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है किसमें, पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। यहाँ पे टी भी आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेलिंग है, SOLVENT, सॉल्वेंट। ठीक है, या दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि किसी भी बच्चे को क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दो हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है। ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा किसमें है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कैटायन का ही सॉल्वेशन होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैटायन का सॉल्वेशन होता है। लेकिन जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इसमें कैटायन और एनायन दोनों का सॉल्वेशन होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क के लिए
ये कौन सा क्वेश्चन है? इससे पहले मैंने क्या कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा था ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इसमें आपको बताना है कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक है, ए में जो है बी आर नेगेटिव, ये डीएमएफ यहाँ पे हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट है। और बी आर नेगेटिव यहाँ पे एक्वस हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, एक्वस का मतलब वाटर। ठीक है, तो बी आर नेगेटिव जो कि हमारा डीएमएफ में है, और बी आर नेगेटिव जो कि हमारा एक्वस में है, इसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ये आपको बताना है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही बी है इसका, इसमें NaOH ये हमारा DMSO में है, और यहाँ पे जो है हमारा NaOH ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में है। तो इन दोनों में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, किसकी बात हो रही है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज गोज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डाउन द ग्रुप, ठीक है, अगर हम यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? सबसे नीचे क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर मतलब कि इस तरफ जाने पर हमारी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर न्यूक्लियोफिलिक। जो हमारा आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन जो है हमारा, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है, और जो फ्लोरीन है ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, एक तो नॉर्मल जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि जिसका साइज ज्यादा होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है? जिसका साइज क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने पढ़ा था ना कि साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयोडीन का साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेकिन मेन रीजन क्या है? मेन रीजन समझो आप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एफ नेगेटिव है। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रोफाइल ले रखा है, हमने क्या ले रखा है? एक इलेक्ट्रोफाइल ले रखा है, और इन दोनों की रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? एक्वस मीडियम में हो रही है। ठीक है, H2O। ठीक है, H2O ये हमारा एक्वस मीडियम है। तो एक रिएक्शन तो ये है। दूसरी रिएक्शन क्या है? आई नेगेटिव है। ठीक है, प्लस हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले रखा है, इलेक्ट्रोफाइल ले रखा है, ये भी हमने एक्वस मीडियम में ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो दोनों वाटर हैं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो ये वाटर जो है हमारा क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेम है। इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों कंडीशन भी सेम है। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? यहाँ पे फ्लोरीन ले रखा है, और यहाँ पे आयोडीन ले रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो, सॉरी, जो एनायन होता है और जो कैटायन होता है, दोनों का सॉल्वेशन होता है। ठीक है, इसके साथ फ्लोरीन के साथ मान लो कोई कैटायन भी है। ठीक है, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ए पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ए पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेशन ए पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन हो जाएगा, और एफ नेगेटिव इसका भी क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में भी ए पॉजिटिव का सॉल्वेशन हो जाएगा, और आई नेगेटिव का सॉल्वेशन हो जाएगा। कैटायन का भी सॉल्वेशन हो जाएगा, एनायन का भी सॉल्वेशन हो जाएगा। कैटायन का भी सॉल्वेशन हो जाएगा, एनायन का भी सॉल्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ना, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये एनायन कैटायन को भी सॉल्वेट करेगा, एनायन को भी सॉल्वेट करेगा। तो यहाँ पे
ए पॉजिटिव का क्या हो गया, सॉल्वेशन हो गया, यहाँ पे एफ नेगेटिव इसका भी सॉल्वेशन हो गया, आई नेगेटिव इसका भी सॉल्वेशन हो चुका है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पे एफ नेगेटिव, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, आई नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, जो फ्लोरीन का साइज है वो छोटा है। ठीक है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, और आयोडीन का साइज क्या है, ये साइज बड़ा है। ठीक है, ये साइज बड़ा है। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो यहाँ पे देखो, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। इसकी फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें सॉल्वेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो फ्लोरीन को चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आयोडीन है इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे सॉल्वेशन कम होगा, यहाँ पे सॉल्वेशन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फ्लोरीन के चारों तरफ जो है सॉल्वेशन ज्यादा हो रखा है, तो इसका मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं करेगा, इजीली डोनेट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेशन कम है, सॉल्वेशन कम है, आयोडीन में सॉल्वेशन कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। तो ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड रिएक्शन है ये फास्ट होगी, और ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये स्लो होगी। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता था। ठीक है, कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये स्लो डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा हो चुका है। सॉल्वेशन ज्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा होता है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और चार्ज डेंसिटी की वजह से सॉल्वेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो ये बहुत छोटे एरिया में है, बहुत छोटे एरिया में है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। चार्ज टू सरफेस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चार्ज टू सरफेस रेशियो, जिसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास वाटर है, वाटर में देखो पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, H प्लस। ठीक है, वाटर में पॉजिटिव पार्ट कौन सा होता है, H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। ठीक है, लेकिन इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे कम अट्रैक्शन होगा। तो जहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल उस एनायन को ज्यादा घेरेंगे। अब जब ज्यादा घेरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए फ्लोरीन में क्या हो रहा है, ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है, आयोडीन का सॉल्वेशन क्या है, कम है। तो जब फ्लोरीन का सॉल्वेशन ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉल्वेशन ज्यादा की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है ये स्लो हो चुकी है, और आयोडीन में सॉल्वेशन कम है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, आयोडीन की है। अब आपको पता चल गया होगा, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा क्यों है। ठीक है, ठीक है, मेन रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और नॉर्मली अगर वैसे भी अगर आप देखोगे
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हमारा आयोडीन है इसका साइज, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, साइज के होती है। ठीक है, तो आयोडीन का साइज ज्यादा है तो इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो हम इस स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद जो आज का लेक्चर है यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ये किसी के पापा हैं, ठीक है, किसी के फादर हैं, तो इसके दो बेटे हैं, एक सन है, ठीक है, एक बेटा है, और एक डॉटर है, एक बेटी है। ठीक है, अब दोनों को 50 रुपए चाहिए, 50 रुपए चाहिए। ठीक है, दोनों को क्या चाहिए, 50 रुपए चाहिए। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। तो जब मान लो बेटा जा रहा है और पापा से कह रहा है कि मेरे को 50 रुपए दे दो, तो पापा इसको काफी सुना रहे हैं और कि पैसे का ध्यान नहीं रखते हो, ये सब है ना, काफी सुनाने के बाद 50 रुपए इसको दे देते हैं। ठीक है, और जब बेटी जा रही है, वो पापा से मांग रही है कि मेरे को 50 रुपए चाहिए, तो पापा एकदम से क्या कर रहे हैं, बिना कुछ डांटे बेटी को 50 रुपए दे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब बहुत मुश्किल से क्या करा है, रुपए दिए हैं, मतलब रुपए को मान लो आप इलेक्ट्रॉन, बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो उसको हम हार्ड कहेंगे, उसको हम हार्ड कहेंगे, कुछ इस तरीके से समझ लो। ठीक है, और जब इजीली इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कहेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो है हार्ड और सॉफ्ट में कौन अच्छा है, ठीक है, तो हार्ड वाले पापा अच्छे हैं या सॉफ्ट वाले पापा अच्छे हैं। तो देखो, पापा तो यहाँ पे एक ही है ना, पापा तो हार्ड वाले पापा भी वही थे और सॉफ्ट वाले पापा भी वही थे। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हार्ड कौन है सॉफ्ट कौन है, मतलब हार्ड और सॉफ्ट में ये कौन सुपीरियर है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, हार्ड अपनी जगह सही है और सॉफ्ट अपनी जगह सही है। बस यहाँ पे हार्ड का मतलब क्या है, जो थोड़ा इजीली डोनेट ना करे, और सॉफ्ट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक कॉलम बना रखा है, यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमने लिख रखा है और यहाँ पे हमने हार्ड न्यूक्लियोफाइल लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ करेक्टर ले रखे हैं। तो देखो, डोनर एटम साइज, देखो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली दे देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इजी देना है, इजीली देना है, तो साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को इजी नहीं देगा, इजीली नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, पोलराइजेशन की बात करते हैं। तो पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था कि जो लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होता है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन क्या है, हाई। और यहाँ पे स्मॉल साइज है तो इसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं। तो अगर ज्यादा बड़ा साइज है तो क्या उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी या फिर स्मॉल साइज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये बताओ। ठीक है, तो आयोडीन ले लेते हैं एग्जांपल। आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है, और फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हार्ड वाले की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, लो है। ठीक है, अगर बात करते हैं एनर्जी ऑफ होमो, ठीक है, एनर्जी ऑफ होमो। तो देखो, यहाँ पे हमने होमो बना रखा है, ठीक है, ये हमारा होमो है। ठीक है, होमो में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होमो। ठीक है, और एक होमो ये है, होमो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी है। अब बताओ कौन सा होमो हार्ड का है और कौन सा होमो सॉफ्ट का है। तो ये जो होमो है, ठीक है, ये वाला होमो सॉफ्ट का है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसकी क्या है, एनर्जी देखो ना, इसकी एनर्जी यहाँ पर है कुछ, और इस वाले की एनर्जी यहाँ पर है। तो इस
का जो होमो है इसके ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, क्योंकि क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इजीली डोनेट कौन कर सकता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ऑफ होमो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। और जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ होमो लो हो जाएगा, ठीक है। जिसकी एनर्जी लो होगी वो आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, एनर्जी वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला, पोलराइजेशन और साइज वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।